Hello friends, welcome to our YouTube channel ClearNet with us in Commerce. This is part 3 on the topic Theories of International Trade, Unit 1 Business Environment from Paper 2 Commerce. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन में उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं clearnetwithus@gmail.com पे। आप हमारा FB पेज भी है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की अपनी ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 10 एक्सपेक्टेड MCQs डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्वेश्चन 1, हु प्रपोज ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी? ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? उससे पहले मैं एक बार थ्योरी के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी जो थ्योरी है ये 1980s में आई थी और पॉल क्रुगमैन एंड केल्विन लैंकेस्टर ने ये थ्योरी प्रपोज करी थी। क्रुगमैन एंड लैंकेस्टर, उनका फोकस कहाँ पे था कि MNCs जो हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए फोकस करना चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक कंपनी कैसे अटेन कर सकती है? बैरियर्स टू एंट्री को क्रिएट करके। आपको इस तरह से वेज फाइंड आउट करने हैं फर्म्स को, सो दैट वो बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट कर दें अदर फर्म्स के लिए और आपको जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो अटेन हो जाएगा। तो हमारी जो ये थ्योरी है ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी, ये प्रपोज करी थी पॉल क्रुगमैन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 2, हेबलर थ्योरी इज़ बेस्ड अपॉन। हेबलर ने एक थ्योरी दी थी। फर्स्ट ऑप्शन है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, सेकेंड थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, थर्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी एंड फोर्थ इज फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, जो हेबलर की थ्योरी थी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टर एंडोमेंट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है हमारा वेरिएबल रिटर्न, वेरिएबल प्रोपोर्शन से रिलेटेड थ्योरी जो होती है वो है हमारी। देन क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रपोज कंट्रीज सिमिलरिटी थ्योरी? ऑप्शन ए स्टेफन लिंडर, मार्शल, ऑप्शन बी JS मिल, ऑप्शन सी एंड एडम स्मिथ, ऑप्शन डी। तो उससे पहले एक बार कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी को देख लेते हैं। कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी जो है स्वीडिश इकोनॉमिस्ट स्टेफन लिंडर ने प्रपोज करी थी। यहाँ पर कंट्री सिमिलरिटी के बारे में वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ है मोस्टली जो है वो डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है कि एक कंट्री और दूसरी कंट्री में क्या डिफरेंसेस हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, डिमांड और या सप्लाई की कंडीशंस में डिफरेंसेस हैं। तो वहाँ पर जो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ हैं वो डिफरेंसेस के ऊपर बिल्टअप की गई हैं। लेकिन जो ये स्टीफन लिंडर ने जो थ्योरी प्रपोज करी है ये ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी। उन्होंने क्या बोला कि कंपनी को सबसे पहले जो प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट्स वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करना चाहिए। उसके बाद उस कंपनी को एक्सप्लोर करनी चाहिए मार्केट्स जो उसके सिमिलर हैं, उसकी डोमेस्टिक मार्केट के सिमिलर हैं, और फिर वहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कंट्री सिमिलरिटी जो थ्योरी है वो प्रपोज करी है स्टीफन लिंडर ने। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टीफन लिंडर ही प्रपोज कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। Then question number 4, arrange the sequences of stages of international product life cycle in the context of innovation. पार्ट 2 में हमने बच्चे डिस्कस करा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। वहाँ पे 3 स्टेजेस थी हमारी, न्यू प्रोडक्ट स्टेज, मैच्योरिटी एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज। लेकिन यहाँ पर ये इनोवेशन के कंटेक्स्ट में बोल रहा है कि ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, लोकल इनोवेशन, मैच्योरिटी, ओवरसीज इनोवेशन, रिवर्सल एंड वर्ल्ड वाइड इमिटेशन। तो उससे पहले एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट जो स्टेज होती है लोकल इनोवेशन, आप अपनी लोकल मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं हो रहा है। देन ओवरसीज इनोवेशन, अब आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं।
मैच्योरिटी अटेन हो जाती है, देन वर्ल्ड वाइड आपके प्रोडक्ट की कॉपी की जाती है, इमिटेशन स्टार्ट हो जाता है, देन रिवर्सल। अब बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो कम, उनकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कम हो जाती है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है, और इसीलिए अब आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इनिशियली आपके एक्सपोर्ट होते हैं, लेटर ऑन जो है ये रिवर्स हो जाता है, अब आपके इंपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार स्टेज देख लीजिए, फर्स्ट है लोकल इनोवेशन, देन ओवरसीज, देन मैच्योरिटी, देन वर्ल्ड वाइड इमिटेशन एंड देन रिवर्सल। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा। नंबर 1 लोकल, देन ओवरसीज नंबर 2, देन मैच्योरिटी नंबर 3rd, देन वर्ल्ड वाइड इमिटेशन 4th एंड रिवर्सल 5th। तो हमारा जो है बच्चे ऑप्शन डी सही है, लोकल इनोवेशन, ओवरसीज, मैच्योरिटी, वर्ल्ड वाइड इमिटेशन एंड रिवर्सल। यस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सीक्वेंस बनता है इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इन कंटेक्स्ट ऑफ इनोवेशन, जिसमें लास्ट स्टेज में, रिवर्सल स्टेज में जो है आपके इंपोर्ट स्टार्ट हो जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच मॉडल कंसिस्ट 3 components, नेमली फॉरेन रिएक्शन लैग, डोमेस्टिक रिएक्शन लैग एंड द डिमांड लैग। टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मॉडल, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी मॉडल एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, फैक्टर्स एंडोमेंट मॉडल। देखिए, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी मॉडल हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टर एंडोमेंट मॉडल हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में भी डिस्कस करा है। नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मॉडल जो है ये पोर्टर ने दिया था, डायमंड मॉडल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल। तो एक बार इस मॉडल को देख लेते हैं हम। टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल को इमिटेशन गैप मॉडल भी बोलते हैं। एम.वी. पोजनर ने दिया था ये मॉडल बच्चे, एम.वी. पोजनर ने। उन्होंने कहा था टेक्नोलॉजिकल जो चेंज होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। उन्होंने इस तरह से स्टेजेस दिखाई हैं 4, कि सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट को आप डेवलप करेंगे और उसको होम मार्केट में, अपनी मार्केट में, अपनी कंट्री की मार्केट में टेस्ट करेंगे। देन आप उसको फॉरेन मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे, इट मीन्स आप एक्सपोर्ट करेंगे। फिर आप एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाएंगे और आपकी मोनोपोली आ जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आपने कुछ नया डेवलप करा है, जिसकी वजह से आप अपनी इस टेक्नोलॉजी, जो भी आपने नया प्रोडक्ट डेवलप करा है, कोई नया इन्वेंशन करा है, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पेटेंट करवा सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी मोनोपोली आ जाएगी मार्केट में। और ये आप तब तक एंजॉय करेंगे जब तक फॉरेन मार्केट जो है वो आपका इमिटेट नहीं कर लेती है, प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर लेती है, या फिर वो कोई नया प्रोसेस या कोई नया प्रोडक्शन नहीं फाइंड आउट कर लेती है, तब तक आपको मोनोपोली का एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ इन्होंने 3 लैग की भी बात करी है, डिमांड लैग, फॉरेन रिएक्शन लैग एंड डोमेस्टिक रिएक्शन लैग। डिमांड लैग मतलब जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स टाइम ले रहे हैं टू एक्वायर अ टेस्ट फॉर द न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने में जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स टाइम ले रहे हैं। फॉरेन रिएक्शन लैग मतलब जो टाइम ले रही है एक फ़र्स्ट फॉरेन फर्म नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए जो टाइम लेती है एक फ़र्स्ट फॉरेन फर्म, दैट इज़ फॉरेन रिएक्शन लैग। एंड डोमेस्टिक रिएक्शन लैग क्या सिग्निफाई करता है कि जो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं टू इंट्रोड्यूस द न्यू वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आने के लिए, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में जो उनका पोजीशन है उसको होल्ड कर सके और साथ साथ ही फॉरेन मार्केट में भी सर्वाइव कर सके। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी के अंदर बच्चे, पॉजनर ने डायनमिज्म की भी बात करी है कि इनोवेशन और इमिटेशन जो है वो मिलकर एक इंटीग्रेशन बनता है डायनमिज्म। डायनमिज्म मतलब अगर कोई कंट्री डायनमिक है, मतलब जहाँ पे इनोवेशन जो होता है वो ग्रेटर रेट से हो रहा है और इमिटेट जो हो रहा है वो भी ग्रेटर स्पीड से हो रहा है, ठीक है। तो अगर किसी कंट्री के पास ग्रेटर डिग्री ऑफ डायनमिज्म है अदर कंट्री के कंपैरिजन में, तो जो लेटर कंट्री है, जो अदर कंट्रीज़ जो हैं वो लॉस में रहेंगी, क्योंकि ना आपके पास इनोवेशन की स्पीड है ना आपके पास इमिटेशन की स्पीड है। तो वहाँ पर डेफिसिट रहेगा उनके ट्रेड बैलेंस में अगर आप डायनामिक कंट्री नहीं हैं तो यहाँ पर बच्चे डिमांड लैग, फॉरेन रिएक्शन लैग एंड डोमेस्टिक लैग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फैक्टर
इज़ नॉट रिलेटेड टू पोर्टर्स डायमंड मॉडल। पोर्टर ने एक डायमंड मॉडल प्रपोज किया हुआ है। एक बार मैं आपको मॉडल दिखा देती हूँ। यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं पहले, फैक्टर कंडीशंस, डिमांड कंडीशंस, सप्लाई कंडीशंस एंड गवर्नमेंट। तो ये देखिए, दिस इज़ द मॉडल सजेस्टेड बाय पोर्टर। चांस, फैक्टर कंडीशंस, चांस, फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, डिमांड कंडीशंस, गवर्नमेंट, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। 6 यहाँ पर फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ये आपको टेबुलर फॉर्म में भी दिखा देते हैं। चांस, फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, फैक्टर एंड कंडीशंस, डिमांड कंडीशंस, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट कैसा रोल प्ले कर रही है आपके लिए। तो यहाँ पर हम अगर ऑप्शन देखें तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू पोर्टर्स डायमंड मॉडल सप्लाई कंडीशंस। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 7, पोर्टर्स डायमंड मॉडल इज़ ऑल्सो नोन एज, अभी मैंने आपको फिगर में भी दिखाया था, देखिए, पोर्टर्स डायमंड मॉडल ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इनकी जो बुक भी है इसी के ऊपर, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मॉडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच मॉडल? Competitive advantage results from the presence of world-class institutions that first create specialized factors and then continually work to upgrade them. तो यहाँ पर बच्चे स्टेटमेंट में एक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की भी बात कर रहे हैं, फैक्टर्स की भी बात कर रहा है और उनको अपग्रेडेशन की भी बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा रिलेटेड है विच मॉडल? ऑप्शन बी, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मॉडल, जिसमें पोर्टर्स डायमंड मॉडल भी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिलेटेड टू गिवन एग्जाम्पल? आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। इन सिलिकॉन वैली ऑल काइंड्स ऑफ टेक जायंट्स एंड टेक स्टार्टअप्स आर क्लस्टर्ड इन ऑर्डर टू शेयर आइडियाज एंड स्टिमुलेट इनोवेशन। ऑप्शन ए, फैक्टर कंडीशंस, ऑप्शन बी, डिमांड कंडीशंस, देन सी, रिलेटेड एंड सपोर्टेड इंडस्ट्रीज एंड डी, गवर्नमेंट। तो ये जो है रिलेटेड है ऑप्शन सी से, रिलेटेड एंड सपोर्टेड इंडस्ट्रीज़। ये इस फैक्टर से रिलेटेड है जो एग्जांपल है। यहाँ पर सिलिकॉन वैली में जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो क्लस्टर्ड इकट्ठी होती हैं सो दैट दे कैन शेयर देयर आइडियाज़ एंड दे कैन स्टिमुलेट इनोवेशन। Last question of this video, which of the following are classical countries based international trade theory? Product life cycle, absolute advantage, comparative cost advantage and mercantilism। तो यहाँ पर जो है बच्चे absolute advantage, comparative cost advantage और mercantilism, ये जो तीनों हैं these are related to classical countries based international trade theory। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है इट इज़ मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एब्सोल्यूट एडवांटेज गिवन बाय एडम स्मिथ, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज गिवन बाय डेविड रिकार्डो एंड लास्ट है हमारी मर्केंटाइलिज्म थ्योरी जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है क्लासिकल कंट्रीज बेस्ड थ्योरी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। इसी वीडियो के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग, गुड डे।